जिस मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत को लेकर शिमला उबला हुआ था और प्रदर्शन हो रहे थे, जिसको लेकर डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिशों से लोग उसे जोड़ रहे थे, जो कहानी असहनशीलता की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी, उसे अचानक कुछ लोगों के विवेक ने और लोगों की समझदारी ने अचानक प्रेम और सौहार्द की ओर मोड़ दिया है। शिमला के संजोली में मस्जिद को लेकर विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। संजोली मस्जिद जिसको लेकर विवाद है, उसी मस्जिद की कमेटी ने शिमला नगर निगम को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट के फैसले तक या तो निगम इस अवैध निर्माण को सीज करे या फिर अवैध कब्जे को गिराने की अनुमति दे दे। तो ये मस्जिद कमेटी ने खुद कहा है कि या तो अवैध निर्माण को निगम सीज कर ले या फिर अवैध कब्जे को गिराने की अनुमति दे दे। और ऐसा करने से ये जो हंगामा मचा हुआ था वो एक तरह से शांत हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक बड़े ग्रुप में बहुत सारे लोग इसे लेकर हंगामा कर रहे थे। बतला चुका हूँ कि उसके अंदर हमने सिर्फ दो बातें कही हैं कि जितना हिस्सा अवैध है उस हिस्से को फिलहाल बंद कर दिया। हम आपसी भाईचारे को कायम रखेंगे और जो है अगर कोर्ट हमें इजाजत देगा तो हम हटा देंगे, अगर कोर्ट किसी और को देगा तो हम भाईचारे को बाकी रखेंगे कि जितना हिस्सा अवैध है उसको फिलहाल बंद कर दिया जाए। और जो है वो कमिश्नर साहब हमें समझा दें कि ये हिस्सा अवैध है, उसको अगर कमिश्नर साहब हमें इजाजत देते हैं हटाने की तो हम खुद ही उसको हटा। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर प्रदर्शन के दौरान कल जो लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में शिमला बाजार भी बंद है। शिमला व्यापार मंडल ने दुकानें 10 से 1 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया था। इसका ये भी असर दिख रहा है। कल मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोगों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ा और पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और फिर पानी की बौछार भी उसमें छोड़ी गई थी। किस प्रकार से शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैध है। जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। आश्चर्य का विषय है, जो म्युनिसिपल कोर्ट है, लोकल म्युनिसिपल कोर्ट 45 बार 45 times the municipal court has served notice to the masjid, to the mosque, to produce papers of legality. 45 बार नोटिस जाने के पश्चात भी मस्जिद ने अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है। तो अब मस्जिद कमेटी ने, संबित पात्रा जो कह रहे थे कि कोई कागज़ लीगैलिटी की नहीं दी गई, तो मस्जिद कमेटी ने ये फैसला लिया और कह दिया है कि जो अवैध है उसे गिरा दीजिए या तो सीज कर लेना करने कम। इस पर अब लोगों का क्या कहना है? कल से इसके ऊपर काफ़ी हंगामा मचा हुआ था, पुलिस से टकराव भी हुआ, लाठीचार्ज, पानी की बौछारें और जो संगठन हंगामा कर रहे थे। इसके अलावा लोग इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये कल जो हिंदू संगठनों के ऊपर जो हिंदुओं के समर्थन में कल जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से जो है धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने जबरदस्ती करके उनको उकसाया और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, आज उसके विरोध में सारा का सारा व्यापार मंडल जो है खड़ा है। और हम सबसे पहले हम हिंदू है और हिंदू हित के लिए जो बात करेगा, हम सारे व्यापारी भाई जो है उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं और आगे भी कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। हम यहाँ डीसी ऑफिस तक जाएंगे। प्रदर्शन लाठीचार्ज हुआ हम पे, नहीं चलेंगे। जो हमारे संजौली में हम पे लाठीचार्ज हुआ है, ये है हमारा कि आप अवैध निर्माणों को हटाओ, बाजारों से तह बाजारियों को भी हटाओ। बस प्रदर्शन है, ये नाच से शुरू और ये आपका डीसी ऑफिस तक जाएगा और उसके बाद हमारा कोई वो नहीं है। बाकी बाजार हमारी ये 10 बजे से 1 बजे तक की कॉल है और हम बस यही चाहेंगे कि जो सरकार से, प्रशासन से मांग करेंगे कि जो अगर अवैध है तो उसको तोड़ा जाए, अगर सही है उसका बताया जाए कि वो सही है। बस हमारा ये है। और लाठीचार्ज की जो कल हुआ उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल सीएम के सलाहकार नरेश चौहान।
नरेश चौहान जी, आपने फिर फैसला ये देखा जो कि मस्जिद कमेटी की तरफ से आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अवैध है उसे या तो सीज कर लें या उसको तोड़ने की अनुमति दें। तो ये जो पहल की गई है मस्जिद कमेटी की तरफ से, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या ये मामले को शांत कर देगा? देखिए, स्वाभाविक तौर पे एक बहुत बड़ा फैसला, आप समझें कि वहाँ के मौलवी है उस मस्जिद के या वक्फ बोर्ड के जो उनको चला रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं और जो मेंबर्स थे, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उनके पास जाके एक अंडरटेकिंग और एक रिक्वेस्ट उन्होंने किया है कि आप हमें इजाज़त दें, जो हमारा अवैध निर्माण है हम उसको गिराने के लिए तैयार हैं। या उससे उन्होंने इसके लिए कमिश्नर साहब से अपनी अपील की है, या इस पूरे एरिया को तब तक जब तक आप फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक इस पूरे एरिया को सील कर दें। तो ये मुझे लगता है कि जिस भावना से उन्होंने ये काम किया है, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक बड़ा शांतिपूर्वक राज्य है, यहाँ लोगों में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं सभी लोग। उस बात को उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि हमारी सबसे पहली मंशा ये है कि जो अमन और शांति और प्यार मोहब्बत है और भाईचारा बना रहना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर जो कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से इसमें अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सबसे पहली राजनीति बंद हो जाएगी इस कमेटी की सलाह के बाद? नहीं, देखिए बात सवाल पता क्या है नगमा जी, होनी चाहिए। आप समझते हैं, आप खुद भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े शांति प्रिय लोग, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। हमारी ब्रांड है कि हम पीसफुल स्टेट है, हम इसको बनाए रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह लोग इसमें कूदते हैं, संबित पात्रा जी ने दिन में जब आपके शो से जुड़े थे तो उनसे भी हमारे कुछ सवाल थे कि आप बताएं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पिछली 5 साल जब भाजपा की सरकार रही यहाँ, अब आज एक खुलासा हुआ है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तकरीबन 12 लाख रुपए की जो है राशि इस मस्जिद को बनाने के लिए दी। पहला सवाल, और इतने सालों से अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन रहा है तो क्या आपके सरकारें नहीं रही? आप किससे ये सवाल कर रहे थे? ये इस तरह के मुद्दे जो है ना, ये भड़काने का काम करते हैं समाज को। जी, तो आपसे ही जानना चाहूंगी, जो संबित पात्रा कह रहे थे कि पहले जो यहाँ सरकार थी उसने क्या किया, और ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन है जिस पर हंगामा मचा, वो कब से था, कब से बना वो अवैध कंस्ट्रक्शन? इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? 2010 से लगातार 24 तक, 14 साल तक ये चलता रहा। ठीक है, क्या इन बिटवीन उनकी सरकारें नहीं थी? या क्या वो बता सकते हैं कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्ष, हमें अभी 1.5 साल सरकार में हुआ, उससे पहले उनकी सरकार थी और उनके मुख्यमंत्री ने 12 लाख रुपया इसको बनाने के लिए दिया, मदद की सरकारी खाते से? क्या इसका जवाब पात्रा जी के पास है? क्या वो बता पाएंगे इस बात को कि आपकी सरकार ने क्या किया? केवल आप प्रश्न करने का काम और देश में बांटने का काम करते हो। हमने संयम के साथ कहा है, हमारी सरकार इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला देखती है। हम आज सभी भाइयों का उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बड़ा दिल करके समाज में अमन और शांति बनाए रखने के लिए फैसला लिया। और मैं समझता हूं जो हिमाचल के आम जनता है उस बात से खुश है कि यहाँ पर अमन शांति बनी रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहे। जी, जो विरोध प्रदर्शन, जो हंगामा हमने देखा था, जाहिर है कि उसमें कुछ ग्रुप्स भी थे, कुछ संगठन थे जो ये कर रहे थे। जो आम जनता है वहाँ की, जो आम जनता है वो क्या कह रही है? नगमा जी, आम जनता अमन और शांति चाहती है। आम जनता चाहती है कि अगर हमारा ब्रांड खराब होगा, हमारा पर्यटक नहीं आएगा, काम धंधा खराब होगा। कुछ लोग बाहर से माइग्रेंट्स थे, उनकी वजह से ये दिक्कत आई। उसको सरकार ने सब कमेटी विधानसभा के अंदर कहा है कि हम सब कमेटी बना के उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं जो हमारे लोगों की और समस्या थी। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के मुस्लिम भाई है वो खुद इस बात को लेके परेशान थे। आज उन्होंने बड़ा दिल दिखा के ये बड़ा अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए दिया है कि अगर हम चाहें तो अमन और शांति को बनाए रखने के लिए बड़ा दिल कर सकते हैं। मैं इस बात के लिए उनकी सराहना करता हूं कि आज ये पूरे देश के लिए एक मैसेज होना चाहिए। आपने भी इस प्रोग्राम में इस चीज़ को शामिल किया, मैं समझता हूं ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज हिमाचल प्रदेश से गया। जी जी, एक आखिरी सवाल कि इस समय अभी स्थिति क्या है शिमला में, उस इलाके के आसपास? बिल्कुल शांति है। आज केवल 2 घंटे का सिंबॉलिक जो है व्यापार मंडल का जो है बंद था, और उसमें मैं स्वाभाविक तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो 100-200 लोग थे उसमें हमारे विपक्षी दल के लोग भी थे। चलो उनकी भी भावना हो सकती है। आज बिल्कुल शांति है, नॉर्मल है, स्कूल चल रहे, ऑफिस चल रहे, लोग रोज़मर्रा की तरह जीवन चल रहा है। तो ये बिल्कुल भी कुछ इस तरह की बातें मीडिया में उठी कि लाठीचार्ज हुआ। आप समझते हैं जब मॉब आता है, अगर उन्होंने पथराव किया, पुलिसकर्मी 6 घायल हुए, तो वो थोड़ा सा मॉब को रोकने के लिए
शरारती तत्व बीच में जरूर होते जो माहौल खराब करना चाहते हैं। वही पिछले कल हुआ था और बाकी ऐसा कोई बड़ा लाठीचार्ज या नहीं हुआ। थोड़ा सा मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल का यूज किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बात देने के लिए, मैसेज बताने के लिए। नरेश चौहान जी बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी और एक अच्छी पहल की है मस्जिद कमेटी ने। कहा है कि जहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध निर्माण है, या तो उसको जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता सीज कर लें या फिर अवैध निर्माण को गिराने की अनुमति दे दें। और ये एक शांति की पहल है और उससे उम्मीद करते हैं कि अब शांति होनी चाहिए और तमाम लोगों को ये बात मंजूर होनी चाहिए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम और ब्रेक के बाद आप बात करेंगे उस आई ड्रॉप की जिसे पहले मंजूरी मिली थी, जिसके डालने से ही आँख की बताया जाता था कि समस्याएँ जो हैं वो दूर हो जा रही थी, लेकिन अब वो मंजूरी वापस ले ली गई है। इस ब्रेक के बाद देखेंगे क्या हुआ है इसमें। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने प्रेस व्यू आई ड्रॉप की मंजूरी वापस ले ली है। आपने सुना होगा इस मैजिकल आई ड्रॉप के बारे में, काफ़ी इसकी चर्चा थी। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सबसे पहले इस प्रोडक्ट की सिफारिश की थी, जिसके बाद एंटोड फार्मास्यूटिकल्स को DGCI से अंतिम मंजूरी मिली थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कल कहा कि प्रेस और सोशल मीडिया पर प्रचार ने आई ड्रॉप के इस्तेमाल और जनता के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में संदेह पैदा किया। आई ड्रॉप के प्रचार ने ओवर द काउंटर ड्रग की तरह इस्तेमाल करने के बारे में चिंता जताई थी, जबकि इसे केवल प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा के रूप में अप्रूव किया गया था। ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने उन खबरों का संज्ञान लिया जिनमें एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने ये दावा किया था कि वो पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत को कम करने के लिए भारत में पहली आई ड्रॉप पेश कर रहा है। रेगुलेटर ने इस दावे पर भी ध्यान दिया कि ये दावा एक एडवांस्ड अल्टरनेटिव देगा जो 15 मिनट के भीतर नज़दीकी विजन को बेहतर बनाता है। रेगुलेटर ने स्पष्ट किया कि आई ड्रॉप को ऐसे किसी भी दावे के लिए अप्रूव नहीं किया गया था। CDSCO ने कहा कि उसने 5 सितंबर को नोटिस जारी कर इस मामले पर एंटोड फार्मास्यूटिकल से जवाब मांगा था, लेकिन उसने इसका कोई सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एंटोड फार्मास्यूटिकल्स के CEO निखिल मसूरकर ने कहा है कि वो इस निलंबन को अदालत में चुनौती देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रोहित सक्सेना। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने दवा के बारे में किए जा रहे दावों के ऊपर DCGI में रिपोर्ट सबमिट की थी। डॉक्टर रोहित सक्सेना, बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। ये जो आई ड्रॉप है ये क्या क्लेम कर रहा था और इसमें क्या गलत था जो आपने ये रिपोर्ट सबमिट की? नमस्कार नगमा जी और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। ये ड्रग अवेलेबल है US में पिछले 3 साल से। DCGI ने इसको मंजूरी दी थी नज़दीक का चश्मा की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए, और ये ड्रग देखी गई थी कि जो हाल ही में जिनको एक एज रिलेटेड चेंज है हमें कि समय के साथ हमें नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है और 40 के आसपास हमें इसकी ज़रूरत है और चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी नज़दीक के लिए। ये दवा कुछ समय के लिए काम करती है, तो आप अगर आँख में डालेंगे तो 4 से 6 घंटे में तक आपको थोड़ा साफ नजदीक का दिख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूर जो चश्मा लगाते हैं दूर के लिए, जैसे मैंने लगाया हुआ है, उन लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा और ये बहुत एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो अप्रूवल दी गई थी नजदीक का चश्मा जिनको हाल ही में जरूरत है टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि अब ये कंपनी ने के कारण हुआ या ये समझने में लोगों को गलती हुई, ये ऐसे वायरल हुई है ये बात जैसे कि कोई जादुई ड्रॉप्स नई बन के आई हैं और ये हम सबका चश्मा हटा देंगी। हाँ बिल्कुल, तो ये ऐसा इसको प्रचार किया गया था कि आप डालें और 15 मिनट के अंदर आपकी आंख ठीक हो जाएगी और जैसे उसके बाद कभी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्लियर कर दें, आप जो बता रहे हैं कि डालने से टेम्पररी रिलीफ मिलता है कुछ देर के लिए। बिल्कुल टेम्पररी रिलीफ नजदीक के लिए, नजदीक 4 से 6 घंटे, उसके बाद
अगर आपको चाहिए, इवन यूएस में 1 से 2 बार डालनी पड़ती है। इंडिया में क्योंकि हमारे जो पिगमेंट, जो हमारी पुतली है, उसकी जो अराउंड आइरिस है, उसका कलर थोड़ा डार्कर है, तो हो सकता है समय के साथ हमें पता लगेगा कि कितनी बार डालनी पड़ेगी। तो ये बात इतनी जल्दी ऐसे फैली कि लोगों को समझ ही नहीं आया, लोगों को लगा चश्मा ही हट जाएगा और जिंदगी भर के लिए ये एक बिल्कुल गलतफहमी फैल गई थी लोगों में। और उसके लिए डीसीजीआई ने प्रॉबेबली इसी बात को रोकने के लिए कि जिससे कि ये गलतफहमी फैले ना, इसको अभी टेम्परेरीली उन्होंने सस्पेंड कर दिया है कि ये ड्रग अभी मार्केट नहीं हो सकती है जब तक ये बात सब लोगों में क्लियर ना हो जाए। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। कोई और सेफ्टी कंसर्न हेल्थ को लेके भी था? बिल्कुल कोई भी, मैं ये कहूंगा एलोपैथी में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं होता है। और इस ड्रग के साथ भी यूएस में जैसे 3 साल से है, काफी साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड हैं। ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है। पाइलोकार्पिन पिछले 50 साल से काला मोतिया के इलाज में यूज हो रहा है और अब इसका खास यूज कम हो गया है, ऑल्टरनेटिव ड्रग्स आ गई हैं और इसके साइड इफेक्ट्स भी फेयरली काफी होते हैं। तो इसमें ड्रग डालने से, अगर लंबे समय तक ड्रग डालें तो सर दर्द, थोड़ा दूर का धुंधला दिखना और आगे चल के रिस्क है कि रेटिनल डिटैचमेंट या पीछे का पर्दा हट जाए, उस तक का रिस्क होता है। इसीलिए ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है। अगर आपको इस्तेमाल करना भी है, आगे अगर अप्रूवल मिलता है और आप ट्राई करना चाहें तो अपने आंख के विशेषज्ञ से बात करे बिना, अपनी जांच कराए बिना इस ड्रग को ना लें। ये ओवर द काउंटर ड्रग बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। धन्यवाद आपका डॉक्टर रोहित सक्सेना। ओवर द काउंटर ये ड्रग कभी नहीं लें, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के तौर पर ही अवेलेबल होनी चाहिए। एक टेम्पररी सोल्यूशन है, एक यानी कि वक्ती तौर पे आपको कुछ राहत मिल सकती है, वो भी नज़दीक के नज़र के लिए। और इसको लंबे समय तक लेंगे तो सबसे ज़रूरी जानना तो ये है कि किसी भी दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपके स्वास्थ्य पर इसका असर भी पड़ सकता है। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि रेटिनल डिटैचमेंट तक होता है, दूर की नज़र जो है उसमें भी धुंधलापन आ सकता है। तो फिर ये मत समझें कि कोई मैजिक आई ड्रॉप है जिससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा लें। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में, और उसके बाद एक और मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी से जुड़ा हुआ, बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स की। पाँच की बात में अब बात आपकी और हमारी सुरक्षा की, बात सड़क सुरक्षा की, रोड सेफ्टी की, क्योंकि दिल्ली में हर दिन कम से कम 4 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। और ये बात एक बार फिर से सामने आई है एक रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है जिसे दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 2022 में सड़क हादसों को लेकर कराए गए एक सर्वे के आधार पर बनाया है, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जो सड़क हादसे हैं, ये 2022 के आंकड़े हैं क्योंकि 2022 में ये रिपोर्ट तैयार हुई। सड़क हादसों में कुल मौतें 1571 हैं, जिनमें पैदल चलने वाले लोग 50% इसके हैं। 652 लोग वो थे जो पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस। जो 2 पहिया और तिपहिया चालक हैं वो 45% हैं इसके, और साइकिल वाले इसके भी इसमें जो हैं वो 45% हैं। 4 पहिया गाड़ी वाले जो हैं वो इसमें 30% हैं। 30 हैं, यानी कि 2% हैं जो 4 पहिया गाड़ियों वाले लोग हैं। इसके अलावा हिट एंड रन केसेस पे भी इसमें रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, जिसमें पैदल चलने वाले हिट एंड रन केसेस में जो पैदल चलने वाले लोग मारे जाते हैं वो 57% हैं। मोटरसाइकिल से चलने वाले 33% हैं। जो पिलियन राइडर हैं, पीछे बैठने वाले, वो 5% हैं। ऑटो रिक्शा मुसाफिर 3%, साइकिल वाले 2%। और इसमें एक और बात सामने आई है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका उम्र से भी लेना देना है। युवा इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। 10 से 19 साल के 57 लोग थे, 20 से 29 साल के 284 और 30 से 39 साल के 285, यानी कि 20 से 39 साल की उम्र देखें तो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में यही लोग मारे गए। 50 से 59 साल में 159 और 60 से 69 साल में 66। तो हमारे साथ इस मामले में जुड़ रहे हैं बहुत ही ख़ास मेहमान सुरेंद्र सिंह यादव। सुरेंद्र सिंह यादव अभी डीजीपी हैं चंडीगढ़ पुलिस में,
लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले सुरेंद्र सिंह यादव उस वक्त स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन दिल्ली पुलिस थे और अब वो चंडीगढ़ के डीजीपी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर PSN राव हैं जो डीन हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली। सुरेंद्र सिंह जी, ये रिपोर्ट अब पब्लिक हुई है, इसकी जो मेन फाइंडिंग्स है वो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी है। इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए आपको और क्या बातें सामने आई जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए अब रोड सेफ्टी के लिए? शायद इसमें कुछ आप लोगों ने सलाह भी दिया है। देखिए, रिपोर्ट नगमा इसको पब्लिक हुए काफ़ी समय हो गया है। G20 समिट के पहले ये रिपोर्ट पब्लिक हो गई थी। और आपने सही कहा कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, खासतौर पर दिल्ली के लिए। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते बहुत सारे चैलेंजेस ट्रैफिक पुलिस के सामने होते हैं। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किस तरह की ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते बहुत सारे रूट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, प्रोसेशंस, रैलीज, एजिटेशंस। इन सभी चैलेंजेस के तहत आपको लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोड कांस्टेंट है, जबकि जो व्हीकल डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली से बहुत सारा ऐसा मूवमेंट होता है जो डेस्टाइंड दिल्ली के लिए नहीं होता है, जिसको यूपी जाना होता है, हरियाणा जाना होता है। तो ये सभी चैलेंजेस है और इन चैलेंजेस के तहत जो पेडेस्ट्रियन है, रोड यूजर है, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है। और G20 के दौरान में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स, बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूवमेंट्स जो है माननीय उपराज्यपाल महोदय की सक्रिय भागीदारी से दिल्ली में हुए थे। बहुत सारे जागरूकता अभियान और वो कंटिन्यूअसली दिल्ली यातायात पुलिस जो है करती रहती है, जिसमें मैं भी स्पेशल सीपी रहा हूँ। तो ये एक चुनौतीपूर्ण विषय है और इसके प्रति हमको सजग और संवेदनशील होना पड़ेगा, जो भी आयाम मैंने बताए थे उनके अंतर्गत। तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि व्हीकल डेंसिटी बढ़ती रहती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो फिक्स्ड ही है, तो साधन जो है लिमिटेड हैं। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब दिल्ली जो है वो दिल्ली NCR है, इतना फैला हुआ है। और दिल्ली में बहुत कोशिश की गई जो बाहर जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए अलग रास्ता भी बने। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए क्या इम्प्रूवमेंट के इसमें सुझाव दिए गए हैं? बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट्स जो हैं बहुआयामी और बहुमापक आधार पर इम्प्रूवमेंट्स के सुझाव दिए गए हैं। अगर हम ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत से स्टेक होल्डर से आइडियाज़ लिए गए। जैसे धौलाकुआं साइड में है तो कहाँ पर रोड वाइडनिंग करी जा सकती है, कहाँ पर अंडरपासेज हो सकते हैं, कहाँ पर टनल्स हो सकते हैं। इस तरह के जो सुझाव दिए गए हैं और साथ के साथ जागरूकता अभियान बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर जो कॉमर्शियल ट्रैफिक है उसको हम किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, जो दिल्ली डेस्टाइंड नहीं है, दिल्ली से बाहर जाता है। चूँकि अभी KMP बन गया है तो उसके बारे में उसका यूज बढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता है। साथ के साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस में जिससे कि ट्रैफिक डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि जिस तरह से चालानों की संख्या, नोटिस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसकी जो कंप्लायंस है, जो रियलाइजेशन होना चाहिए, उसके बारे में भी जो डिस्कशन आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोड क्रैशेस हैं, मेरा ये मानना है कि वो प्रिवेंटेबल है, उनको रोका जा सकता है और रोड फैटेलिटीज को कम किया जा सकता है। और इसके लिए न केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कुछ चेंजेस, खासतौर पर जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, वहाँ सभी स्टेक होल्डर्स को मिलके करना चाहिए। कुछ ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे बताएंगे आप क्या हैं? देखिए, ब्लैक स्पॉट्स जो बाहरी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, मुकरबा के आसपास है, पंजाबी बाग के आसपास है, नांगलोई के आसपास है, बदरपुर में है, इवन धौलाकुआं से आगे भी जो है ब्लैक स्पॉट है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो वो ब्लैक स्पॉट्स हैं? क्या वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन? वहाँ का जो है कि ब्लैक स्पॉट्स का एक मानक बने हुए हैं कि इतने मीटर के दौरान उस साल में कितनी दुर्घटनाएं होती है। वहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक रोड इम्प्रूवमेंट्स, साइनेजेस का है। साथ के साथ वहाँ पर प्रेजेंस जो है स्टाफ की ज़्यादा की जा सकती है। उसके अलावा जो कॉमर्शियल ट्रैफिक है उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन और लेन मैनेजमेंट की आवश्यकता है, खासतौर पर रात के टाइम जो ट्रक्स चलते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो
रोड सेफ्टी है वो अपने आप में एक सेल्फ कॉन्शियस कंसेप्ट होना चाहिए। ये हम नॉर्मली सोचते हैं कि नियमों पर आधारित, रोड सेफ्टी एक हेल्थ इश्यू भी है कि किस तरह से हम अपनी सुरक्षा को अननेसेसरी जो तो है जी जी नियमों की अवहेलना, रेड लाइट आपने तो इतनी डिटेल में इस समस्या को पढ़ा और उस पर आप रिपोर्ट आपने तैयार की है। दिल्ली में ऐसा खास क्या है जो इतनी ज़्यादा, खास करके दिल्ली में एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि इस दिल्ली में ही ये रिपोर्ट तैयार हुई है, तो लोग नियम नहीं मानते ज़्यादा। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बत्तियां लगी हुई हैं स्पीड को मॉनिटर करने के लिए, चालान कटते हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद स्पीडिंग में रूल्स को नज़रअंदाज करने में, इसमें कहीं कोई कमी आई है? रेड लाइट जंपिंग, स्पीडिंग अप, ये सब क्यों नहीं एक डेटरेंट हो पा रहा है? नगमा, अगर आप इस रिपोर्ट को कभी डिटेल में फुर्सत में पढ़िएगा तो उसमें न्यूयॉर्क के साथ भी, टोक्यो के साथ भी और भी जो महानगर हैं जी उनके साथ एक अध्ययन किया गया है, और उसमें जो चुनौतियां हैं हम लोगों की, वो चुनौतियां टोक्यो और न्यूयॉर्क से बहुत ज्यादा हैं, बहुआयामी हैं। उस स्थिति के बावजूद अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रोड क्रैशेस टोक्यो से कम है और शायद न्यूयॉर्क से भी कम होंगे। तो ये एक है कि ये नहीं है कि स्थिति चिंताजनक है। कोई भी रोड एक्सीडेंट और रोड फैटेलिटी किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए चिंताजनक स्थिति है, और इसका जो अगर आप हल की सोचते हैं तो जो एनफोर्समेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, इंजीनियरिंग में भी सुधार होना चाहिए, अवेयरनेस में भी सुधार होना चाहिए। सही कहा आपने, अवेयरनेस में भी सुधार होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो सिविक सेंस है लोगों की, वो भी अगर सुधर जाए, अगर कायदे कानून, लेन ड्राइविंग बहुत महत्वपूर्ण है, अगर लोग करने लग जाएं तो शायद ये एक्सीडेंट्स, ओवरटेकिंग, लेन को फॉलो नहीं करना, ये सब दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है। स्पीडिंग, कैमरों के बावजूद। प्रोफेसर PSN राव जुड़े हैं हमारे साथ, जो डीन है स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर के। प्लानिंग और आर्किटेक्चर के मामले में दिल्ली शहर की समस्याएं क्या क्या मुख्य लगती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन आए दिन बढ़ रहा है? इसमें सबसे जो मुख्य जो समस्या है वो है डिजाइन ऑफ द रोड्स। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड ज्योमेट्री है, इसमें पेडेस्ट्रियंस का कोई महत्व नहीं है। फुटपाथ नाम की कोई चीज नहीं है। कई जगह पे मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स अगर आप देखेंगे दिल्ली में और आसपास में, और वाई ओनली दिल्ली, इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया, कोई भी देश में हम देखेंगे, कोई भी शहर में हम देखेंगे हमारे भारत देश में, प्रॉपर फुटपाथ्स नहीं है। और जैसा इनका सर्वे, जो दिल्ली पुलिस ने जो सर्वे किया है, उसमें से ये निकल के आया है कि पेडेस्ट्रियन कैजुअलिटीज जो है वो काफी ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर क्रॉसिंग्स नहीं है, प्रॉपर रोड ज्योमेट्रिक्स नहीं है, फुटपाथ्स नहीं है। हमारा इतने सारे पेडेस्ट्रियंस, एल्डरली पीपल, लेडीज, छोटे बच्चे सब जाते हैं, उनको सड़क क्रॉस करने के लिए या पैदल जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है ठीक तरीके से, लाइटिंग नहीं है, साइनेज नहीं है, पेडेस्ट्रियंस की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है जो पैदल चलते हैं। बिल्कुल इंडियन सिटीज आर नॉट वॉकेबल। वॉकेबिलिटी जो है वो सबसे मुख्य विषय है। पैदल जाने के लिए कोई चीज नहीं है। सड़कें बने हुए हैं सिर्फ गाड़ियों के लिए, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ओनली फॉर व्हीकल्स। तो हर आदमी कार में या उसमें नहीं जाता है ना, तो कई लोग पैदल भी जाते हैं। तो रोड एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों के चलने की जब जगह नहीं है कि जैसा आप मेट्रो से उतर जाएंगे, बस से उतर जाएंगे बस स्टॉप में, तो उसके बाद में क्या होगा? आदमी को कहीं चल के जाना है या कहीं पे आपको सड़क पार करनी है, तो आप देखिए हर दिन इतने सारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहा है। और साइनेज नहीं है, लाइटिंग नहीं है। कई जगह पे जो पेड़ लगे हुए हैं, जो मीडियन सेपरेटर्स हैं, वहां पे जो पेड़ लगे हुए हैं वो बिल्कुल लाल बत्ती के बीच में लगा हुआ है कि वो लाल बत्ती नहीं दिखता है ठीक तरीके से, क्योंकि वो पेड़ का प्रूनिंग नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कारण हैं। जी, एक समस्या ये भी है अवेयरनेस की। प्रोफेसर राव, आपने कहा क्योंकि इंडियन सिटीज वॉकेबल ही नहीं है और इसलिए तमाम लोग, अगर अब फुटपाथ बन भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो छोड़ के सड़क पे चलते रहते हैं, और उसके बाद जो अंडर पासेस हैं, ओवर ब्रिजेस हैं, उसको भी छोड़ के लोग शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सिविक सेंस एक लोगों में होनी चाहिए, उसकी भी कहीं कमी दिखती है। हाँ जी, बिल्कुल वो भी है। और दूसरा चीज, जो फुटपाथ है, फुटपाथ के नीचे ड्रेन चल रहा है, तो उसका वो जो मैनहोल कवर है उसको निकाल दिया गया है। जी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं
तो इनको हम बिल्कुल और डीकंजेस्ट करने के लिए कोई सजेशंस दिल्ली के मास्टर प्लान और दिल्ली के जो सड़कें हैं उनको डीकंजेस्ट, एनसीआर है ये, अब सिर्फ दिल्ली में तमाम तरह की ट्रैफिक आ रही है और जा रही है और शहरों के डीकंजेस्ट करने के लिए आपको लोगों को मूव करना है, तो ये इतना ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं है किसी के पास कि ये 4 काम कर लीजिए ये डिकंजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक हिस्टोरिकल लेगेसी जो हमारे पास आया है। तो उसके लिए यू हैव टू टेक द कार्स ऑफ द रोड, मास ट्रांसपोर्टेशन आपको बढ़ानी है, नंबर ऑफ मेट्रो लाइंस जो है दुगना करनी चाहिए आपको। पर ट्रक्स और बसेस भी दिल्ली के अंदर से भी जो जाती हैं, उनको बाईपास करना है। तो बहुत सारे आपको कम से कम 10-15 काम जो करना है, इन सारे कामों को आपको करना है ताकि हर एक आदमी अपना गाड़ी क्यों निकालता है जी सही बात है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मुझे मेट्रो में भी जाना है तो बहुत सारे लोगों को घर जो है, हर एक घर के सामने तो मेट्रो जा नहीं सकता, तो ठीक है जहां पे भी आपने मेट्रो डाला है मैं अपना घर से मैं मेट्रो तक कैसे जा सकता हूं? तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है नहीं। जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं या जो ऐसे चीजें हैं वो चीज नहीं है। विद इन माई कॉलोनी इतने कुत्तों का दिल्ली में लाखों स्ट्रे डॉग्स हैं जो आप फुटपाथ में आप जा नहीं सकते हैं। मेरा नेबरहुड से अगर मुझे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक अगर मुझे पैदल जाना है तो मुझे सबसे पहले स्ट्रे डॉग्स का मुझे सामना करना पड़ता है। सही बात है। ये सब समस्याएं हैं लोगों के लिए कि इतने सारे समस्या हैं कि कनेक्टिविटी की भी समस्या बहुत बड़ी है। सही बात आपने कहा कि मेट्रो स्टेशन सबके घर के पास नहीं हो सकता, वहां तक जाने के लिए फिर आप गाड़ी निकालेंगे तो वो पूरा जो मकसद है वही नाकाम रह जाता है। सुरेंद्र सिंह जी, आपसे आखिरी सवाल कि ये जो रिपोर्ट आप लोगों ने तैयार की है, इसका जो मकसद, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, सजेशंस, उस पर क्या काम हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक अपनी प्लान के तहत काम करती है, जो वर्तमान में जो भी अधिकारी हैं वो इसमें जो भी जिस भी क्षेत्र में सुधार हो सकता है, जैसे प्रोफेसर राव साहब ने कहा कि मेरा ये मानना है कि उनकी जो बातें हैं बिल्कुल वाजिब हैं, और साथ के साथ ये कि स्टेक होल्डर्स मल्टीपल हैं दिल्ली में, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सही लेवल पर फ्लैग करके और जहां जहां पर आवश्यकता होती है सुधार की, चाहे वो इंजीनियरिंग तो जो रिपोर्ट बनाई आप लोगों ने, आपकी रिपोर्ट तो पहले जारी कर दी गई जैसा आपने बताया अभी, तो इस रिपोर्ट में सुझाव भी होंगे क्या? कोई टाइम बाउंड सुझाव इम्प्लीमेंट करने की बात है? देखिए, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। अगर हम बड़े जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी NHAI भी है, दिल्ली मेट्रो के हैं, PWD के हैं, वो ऑलरेडी ऑन ट्रैक हैं काफी टाइम से, और उसमें एक विजन के तहत जो है जो भी स्टेक होल्डर्स है वो काम कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की चीज़ें इसमें हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके ऊपर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रोफेसर राव और DGP सुरेंद्र यादव, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे। तो शिमला की संजोली मस्जिद विवाद में नया मोड़ आया। पाँच की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।